आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति देश की वित्तीय व्यवस्था का आधार होती है। देश का आर्थिक विकास मौद्रिक नीति के सफल संचालन पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक का ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह मुद्रा निर्गमन तथा साख पर नियंत्रण करे। मुद्रा पर नियंत्रण का अभिप्राय साख की मात्रा पर नियंत्रण से है, क्योंकि मुद्रा की कुल पूर्ति की गणना में साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक होने के नाते देश की मौद्रिक व्यवस्था का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करता है और देश की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। अब हम पढ़ेंगे भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य। भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का निर्धारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेष परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। भारत एक संपन्न राष्ट्र है, किंतु इसमें गरीब नागरिक निवास करते हैं। यह कहावत भारतीय आर्थिक परिवेश के संबंध में सही लगती है। देश में जलवायु, वन संपदा, खनिज तथा सभी प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का अभाव है। अतः देश की मौद्रिक नीति का ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता उत्पन्न करे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का ये मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ देश का आर्थिक विकास करना है। देश की मूलभूत आर्थिक सामाजिक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना भारतीय मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। देश की मूलभूत आर्थिक समस्याएं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता आदि के निदान हेतु एक सुव्यवस्थित मौद्रिक नीति आवश्यक होती है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की देश की स्वतंत्रता के पश्चात तैयार की गई मौद्रिक नीति में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के कुछ मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार से है। पहला, स्थिरता के साथ विकास। वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव आर्थिक विकास के लिए हानि और आर्थिक विषमता को बढ़ाने वाले होते हैं। मुद्रास्फीति की तेज गति बचत की प्रवृत्ति को कम करती है तथा निवेश संरचना को दोषपूर्ण बना देती है। इसके कारण भी गरीब तथा गरीब और धनवान
और धनवान होते जाते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना और आर्थिक विकास की गति तथा दिशा औचित्य के लिए मूल्यों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को नियंत्रित रखना जरूरी होता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ देश का आर्थिक विकास करना है। दूसरा, विनिमय दरों में स्थिरता। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विदेशी विनिमय की पर्याप्त उपलब्धता का बड़ा महत्व होता है। विदेशी विनिमय की उपलब्धि, भुगतान संतुलन की स्थिति, तथा विनिमय दर की स्थिति से संबंधित होती है। मौद्रिक नीति में निर्यात करने वाले उद्योगों के साथ साथ आयात प्रतिस्थापक उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल करके इन्हें सस्ती सुविधा की व्यवस्था दिलवाई जाती है। निर्यात के लिए दी गई साख सुविधा को सस्ता बनाने के लिए रिजर्व बैंक उदार पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। सुनियोजित आर्थिक विकास। देश का सुनियोजित आर्थिक विकास करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को रियायती उदार सुविधा का उद्देश्य संतुलित विकास को प्राथमिकता देना है। चयनात्मक साख नियंत्रण तथा विशिष्ट ऋण योजनाओं के द्वारा भी इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायता ली गई है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही मौद्रिक नीति का उद्देश्य निवेश कार्यों के लिए संसाधनों को जुटाना और गतिमान करना रहा है। बैंकों में जमाओं पर ब्याज की दरों में वृद्धि बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना और उनके कार्य क्षेत्र के विस्तार द्वारा निवेश के साधनों की पूर्ति बढ़ाई गई है। और अगला, रोजगार सृजन। देश में रोजगार सृजन करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मौद्रिक नीति में लघु उद्योग, कृषि और कमजोर वर्गों को जो रियायती उदार सुविधा की व्यवस्था की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए भारत की मौद्रिक नीति की दिशा का नए रोजगार के सृजन की ओर प्रवृत्त होना नितांत आवश्यक है। तभी आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव हो सकेगा। अब हम पढ़ेंगे भारत की मौद्रिक नीति के मुख्य तत्व, जो इस प्रकार से हैं। नवीन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। अविकसित एवं अर्धविकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है, अतः उपलब्ध वस्तुओं का संग्रह नहीं हो पाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की विशेष समस्या रहती है। इन स्थितियों में देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर बचतों को प्रभावी आधार पर एकत्रित कर कुछ सीमा तक पूंजी निर्माण के अभाव को दूर किया जा सकता है।
बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसाधारण में बैंकिंग आदत विकसित होती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अर्धविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता के कारण पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्रित नहीं हो पाती है, अतः देश में साख सुविधाओं के विस्तार हेतु तीव्र गति से बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई है। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों को मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। इस संदर्भ में उन्हें लचीली मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ता है। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे देश में विनियोग संबंधी पूंजी का अभाव है, अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करती है। सुदृढ़ भुगतान संरचना। आर्थिक विकास के संदर्भ में रिजर्व बैंक का ये भी उत्तरदायित्व रहता है कि वह देश में एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण करे। ये इसलिए आवश्यक है कि देश के आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय व्यवस्था का कुशल नियमन कर एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण किया गया है। सुलभ ब्याज दर नीति को अपनाना। देश में विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः इस संबंध में सस्ती ब्याज दर नीति को रिजर्व बैंक ने अपनाया है। सस्ती ब्याज दर नीति के परिणाम स्वरूप उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना। देश में संगठित मुद्रा बाजार का अभाव है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है तथा उनकी प्रभावशीलता संदिग्ध रहती है। अतः सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली के निर्माण तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में एक सुसंगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार की स्थापना को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार आज हमने भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य और इसके बारे में पढ़ा।